नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर में। तो वन रक्षक प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वन रक्षक का ही हमारा प्रैक्टिस सेट टारगेट प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, जिसमें आप लोग को साप्ताहिक टारगेट परीक्षाएं कराई जाती हैं। हफ्ते में 2 टेस्ट आपको मिलते हैं, ठीक है? अगर आपने नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने फुली डिटेल में इसको बताया है, ठीक है? तो हफ्ते में 2 साप्ताहिक टारगेट परीक्षाएं होती हैं, जिसका टारगेट आपको पहले ही दे दिया जाता है। उसके बाद आपका जो साप्ताहिक टारगेट है वो होता है। लेकिन 2 सिलेबस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, टाइम टेबल, जो कि जिस हिसाब से आपके पेपर होंगे। मैं आपको टाइम टेबल दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए आप। प्रैक्टिस सेट 1 7 तारीख को प्रैक्टिस सेट 1 आएगा, होली की छुट्टी थी कल, आज इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? तो कल आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसी तरीके से पूरा शेड्यूल्ड है, ये अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट वाले उसमें, ठीक है? बाकी टाइम साप्ताहिक परीक्षा कार्यक्रम आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है? तो आपका सबसे पहला 17 मार्च को साप्ताहिक परीक्षा में फ्राइडे को होगा संपूर्ण परीक्षा वाणी और उत्तराखंड का टेस्ट, ठीक है? उसी के साथ आपका 24 मार्च को जीएस का टेस्ट होगा। बाकी ये सब डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट की कुछ इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, क्योंकि आज टेस्ट सीरीज 1 है, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन आज होने वाला है। थोड़ा लेंथी ये वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चनों को डीप समझते हुए चलेंगे, ठीक है? चारों ऑप्शन जो हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो शायद पहला जो प्रैक्टिस सेट है आपका, पहले 2-3 वो थोड़ा लेंथी रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जहाँ पर आपको डाउट होता है उस चीज़ को आपको क्लियर करते हुए चलिएगा। सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, प्रैक्टिस सेट मतलब क्या होता है, ठीक है? प्रैक्टिस सेट क्या होता है, आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है? जितने अभी हमारे साथ बैच में जुड़ चुके हैं बहुत से बच्चे, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिस सेट जब आप देते हैं तो आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, ठीक है? कभी भी आप प्रैक्टिस सेट देते हैं तो आप इसको क्या सोचिए, ये आयोग का पेपर है। इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे? इससे आपको होंगे 4 फ़ायदे। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या होने वाला है? देखिए, काफ़ी बच्चे कंप्लेन करते हैं, काफ़ी नेगेटिव कमेंट हमने पढ़े थे, काफ़ी बच्चे ये सोच के प्रैक्टिस सेट देते हैं कि 4-5 प्रैक्टिस सेट दे देते हैं, इसी से पेपर आ जाएगा। कभी भी प्रैक्टिस सेट से जो है पेपर आने की पॉसिबिलिटीज़ इतनी नहीं रहती है। हो सकता है जैसे हमने कनिष्क सहायक कराया था, उससे कम से कम 30 से 40% जो था हमारे प्रैक्टिस सेट से आया था, ठीक है? मात्र 30-40% जो बेसिक था, ठीक है? उससे पहले पटवारी में 60% आया था। तो इसी तरीके से हर प्रैक्टिस सेट का एक रेशियो रहता है कि कितना उसमें आता है आपके पेपर में। तो जैसा कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में क्या करना होता है, देखिए, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट को करने का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, जब भी आप किसी प्रैक्टिस सेट को दें तो अपना माइंडसेट ऐसा रखें कि ये आयोग का पेपर हो। क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए, प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है कि 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटा टाइम मिलता है और इसको क्या करता है 40 मिनट में निपटा के खत्म कर देता है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। जैसे भी आप इसको देते हैं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट को इसी तरीके से सीरियसली लेना है जैसे आपका आयोग का पेपर हो। उससे क्या फायदा होगा आपको, पहला फायदा आपको ये होगा कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने और समझने को मिलेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने का आपको एक तरीका मिल जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर दे देते हैं, तो प्रैक्टिस सेट में उतना माइंड नहीं करते हैं। यही चीज़ जो होती है बाद में मेन पेपर में हावी हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, हम लोग 40-50 50-60 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? वो जो हमें करेक्ट आते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन हम करते हैं, उन क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है और श्योर होना पड़ता है कि यही आंसर होगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में वही है। ज़रूरी नहीं है आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है? यहाँ पर टॉप मार्क के कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। जितना आप प्रैक्टिस सेट में जितना सीरियस इसे आप लेते हैं, यहाँ पर क्या करना है आपको, कम से कम कोशिश करिए नेगेटिव हो, ठीक है? आपके नेगेटिव कम से कम 6 से 8 नेगेटिव होने चाहिए, डबल डिजिट नेगेटिव नहीं होने चाहिए। यानी 6 से 7 आपके नेगेटिव होंगे तो यही कॉन्फिडेंस आपको वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा मेन टेस्ट में, ठीक है? हो सकता है कि इस टेस्ट सीरीज़ को देने के बाद जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज़ हैं इस बार वन रक्षक की, इससे आपको 40 से 50% या फिर 80% या हो सकता है 10%, कितना भी आपको पेपर में सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसी से पेपर आता है। इसको देने का ये मतलब है कि कितना आपको आता है, कितना आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है? चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये प्रैक्टिस सेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रैक्टिस सेट होता क्या है और इसको किस तरीके से देना है। तो इस चीज़ को सीरियसली दीजिएगा। पहला प्रैक्टिस सेट ये है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आज का, विचारिक में एक प्रत्यय लगने से बना शब्द है। तो विचार में जो एक प्रत्यय लगने से बना शब्द है, तो विचार में अगर एक प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वैचारिक, ठीक है? अगर वैचारिक देखा जाए तो इसकी वर्तनी भी ऐसी लिखी जाती है, ठीक है? वैचारिक। तो इसमें क्या प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार से एक प्रत्यय की मैं बात करूं, ठीक है? अगर मैं प्रत्यय की बात करूं, प्रत्यय क्या होता है, ठीक है? तो प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगता है। सबसे पहले आता है हमारा कोई भी, तो सबसे पहले आता है हमारा उपसर्ग, ठीक है? उपसर्ग आता है, उपसर्ग आ जाएगा। उसके बाद मूल शब्द आता है, ठीक है? उसके बाद मूल शब्द होता है,
उसके बाद अंत में जुड़ा होता है प्रत्यय। ठीक है, तो ये होता है उपसर्ग, ये हो जाएगा प्रत्यय और ये होता है मूल शब्द। तो इसमें यहाँ पे क्या है वैचारिक, वैचारिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगर इक प्रत्यय की बात करूं तो इक प्रत्यय से कौन कौन से शब्द और बनते हैं, धार्मिक। ठीक है, धार्मिक में इक प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से आर्थिक, ठीक है, आर्थिक में इक प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार से मासिक, ठीक है, इसमें इक प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार से साप्ताहिक। ठीक है, इन सबकी वर्तनी भी इंपॉर्टेंट है, वर्तनी भी देख लीजिएगा, साप्ताहिक लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या लगा है इक प्रत्यय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य है, साधारण, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है जो दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो कभी भी जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होगा तो मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, जो, ठीक है, जिसे, जब, तब, ठीक है, जितना, उतना, की, ठीक है, की भी इसी की पहचान होती है, या जिसकी, जिसका, ठीक है, जिसका, ठीक है, जिसका या उसकी। ठीक है, ये सब इसी की पहचान होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है या इन योजक शब्दों के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यद्यपि मोहन धनी है तथापि दुखी है, तो यहाँ पर जो मोहन है धनी भी है और दुखी भी है, यानी एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, देखिए साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, एक उद्देश्य हो जाएगा और एक विधेयक। ठीक है, एक विधेयक। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो वाक्य जो होते हैं, दो स्वतंत्र उपवाक्य जो होते हैं योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे कि और, एवं, ठीक है, या और, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सभी के साथ जो जुड़े हुए दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अल्प विराम चिन्ह है, तो इसमें बताना है अल्प विराम चिन्ह है। तो अभी आपने हाल ही में देखा था उप विराम चिन्ह। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, उप विराम चिन्ह से हम कहते हैं। ठीक है, उप विराम, उपविराम चिन्ह हो जाएगा। और इसमें आया था ये हमारे कनिष्ठ के पेपर में, काफी टफ वो पेपर आया था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्प विराम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्प विराम। अल्प विराम किस तरीके से लिखा जाता है, कॉमा। ठीक है, अल्प विराम होता है कॉमा। इसी तरीके से बात करूं, ये क्या होता है, ठीक है, ये हो जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा है पूर्ण विराम। और ऑप्शन डी में आपने देखा होगा इस तरीके से बना है, तो ये हो जाता है विस्मय आदि बोधक। ठीक है, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो जो हिंदी के जो चिन्ह है, विराम चिन्ह, काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमने देखा है लगातार पिछले 3-4 एग्जामों में इससे क्वेश्चन बना है। तो ये फ्री का नंबर है, बीसी है, आपको रटना है, आधे से ज्यादा आपको आते हैं, बस थोड़ा बहुत इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो सघोष, अघोष आपने पढ़े ही होंगे, उम्मीद करता हूं। तो इसमें बताना है सघोष, सॉरी, घोष कौन सा वर्ण नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, ये अघोष होता है। ठीक है, अघोष। बात करें घोष की, तो घोष को सघोष भी बोला जाता है। ठीक है, सघोष। ठीक है, तो सघोष और अघोष क्या होते हैं हमने देखे हैं स्पर्श व्यंजन में, आगे अगर आएगा तो हम इसे देख लेंगे। ठीक है, आगे के प्रैक्टिस सेटों में। इसी की तरीके से बात करें तौ की, तो तौ का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत्य। ठीक है, दंत्य से तौ का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तौ का दंत्य से उच्चारण स्थान होता है, तौ वर्ग का, पूरे ही तौ वर्ग का दंत्य से उच्चारण स्थान होता है। और ये अघोष के साथ साथ ये शब्द कैसे होते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण ये शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा हमें बतानी है, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का अगर आपको पता हो तो संज्ञा के 4 भेद होते हैं वैसे, लेकिन जातिवाचक के अंदर समूह और हमारे 2 और आते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 संज्ञा के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो इसमें बताना है राज्यपाल की संज्ञा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कैसे हुआ, ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, समस्त जाति की जो बोध कराती है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जातिवाचक संज्ञा का क्या होगा, लड़की। ठीक है, लड़की, तो यहाँ पर ये लड़की क्या है, या फिर लड़का। ठीक है, ये लड़की लड़का क्या है, समस्त जो लड़की जाति है उसका बोध करा रही है, और लड़का क्या है, समस्त लड़का जाति का बोध करा रहा है। यहीं पर अगर मैं बात कर दूं कि लक्ष्मी, ठीक है, तो लक्ष्मी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि लक्ष्मी मतलब एक पर्टिकुलर लक्ष्मी, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, या राधा।
तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक में आते हैं। लेकिन लड़की की बात हो तो जातिवाचक में। अब राज्यपाल क्या है, देखिए समस्त राज्यपाल, अब यहाँ पर एक राज्य का राज्यपाल नहीं हो रहा है, राज्यपाल गुरमीत सिंह बोल दिया जाए तो व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर राज्यपाल की बात हो रही है, वहां पर उनका नाम दिया गया है गुरमीत सिंह, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल है। लेकिन वहां पर अगर राज्यपाल कह रहा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि समस्त राज्यपालों की वहां पर वो बात हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल आता है, एग्जाम में पूछा गया है बिजली, ठीक है, तो बिजली में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। अब बिजली में जातिवाचक संज्ञा कैसे होगी, अगर बिजली की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो कौन सी बिजली, ठीक है, बिजली कई प्रकार की होती है, हमने देखा है पवन ऊर्जा से बिजली बनती है, ठीक है, सौर ऊर्जा से बिजली बनती है, ठीक है, या फिर हमारी जो जल ये विद्युत वाली हमने देखा है कि हाइड्रो पावर प्लांट वाली, तो कोई जो सारी बिजलियां हैं वो समस्त बिजली जाति के अंदर आती है, ठीक है। यहीं पर पवन ऊर्जा की बात करेंगे या फिर जो पवन से चलने वाली बिजली है तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पर बिजली की बात हो रही है तो जातिवाचक संज्ञा वो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से समूहवाचक, एक बार पूछा था हमसे समूहवाचक, तो समूहवाचक में क्या था, ऑर्केस्ट्रा की कौन सा संज्ञा है ऑर्केस्ट्रा में, तो ऑर्केस्ट्रा में कौन सी हो जाएगी, समूहवाचक, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा आपने देखा होगा कि जो अक्सर म्यूजिक बैंड में बजाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे उसमें ड्रम होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर इस तरीके से बजाने वाला होता है, तो बहुत सारे जो बाजाओं का समूह होता है उसमें क्या होता है, उसे ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार से टोली, ठीक है, टोली में बहुत सारे लोग होते हैं तो टोली भी क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सबसे पहले क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो क्रिया विशेषण को नोट कर लीजिए, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मैं बात करूं तो क्रिया विशेषण होते हैं, सबसे पहला आता है कालवाचक, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा कौन सा होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, रीतिवाचक। और चौथा कौन सा होता है, काल हो गया, स्थान हो गया, रीति हो गया, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास क्रिया विशेषण होते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य होगा, तो हमें बताना है कि परिमाण। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कभी भी अगर परिमाण की बात करी होगी, ठीक है, तो परिमाण की अगर बात करी है तो परिमाण में हम हमेशा एक प्रश्न करेंगे कि कितना, ठीक है, तो परिमाण में प्रश्न क्या करेंगे, कितना, ठीक है। और रीतिवाचक में क्या प्रश्न करेंगे हम, कैसे, ठीक है। ये सब शॉर्ट ट्रिक है, इनको लिख लीजिएगा, इनको नोट्स में लिख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प ये करेंगी, ठीक है, आने वाले एग्जाम में, आने वाले प्रैक्टिस सेटों में। स्थानवाचक में हम करेंगे, स्थानवाचक का क्या होता है, कहाँ, ठीक है, कहाँ प्रश्न करेंगे, ठीक है। और कालवाचक में करेंगे प्रश्न कब, ठीक है। तो ये सब हमारी ट्रिक है। अब इससे हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पे पूछा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, ठीक है। तो परिमाणवाचक में हमने क्वेश्चन करना है कितना। अब पहला, वह थक गया है, वह कितना थक गया है, तो ये हमें इसका जवाब नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा। वह अभी अभी गया है, तो वह कितना गया है, इसका भी आंसर नहीं मिला, ठीक है। वह अंदर बैठा है, वह कितना बैठा है, तो ये भी नहीं मिला, ठीक है। वह भली भांति नाच लेता है, ठीक है, तो वह वह कितना भली भांति नाच लेता है, तो यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वह बहुत थक गया है, वह कितना थक गया है, सॉरी, इसका आंसर हमें मिल चुका था, कितना थक गया है, ठीक है, इसका आंसर हमें मिल चुका था, वह बहुत थक गया है, तो बहुत थक गया है यानी कितना थक गया है, यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है कितना, ठीक है, कितना थक गया है, बहुत थक गया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह अभी अभी गया है, कब गया है, ठीक है, तो कब में किसका आंसर मिल रहा है हमें, कालवाचक का, ठीक है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा हमारा, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह अंदर बैठा है, कहाँ बैठा है, अंदर बैठा है, तो इसका हमें क्या मिल रहा है, कहाँ का उत्तर मिल रहा है, ठीक है, तो कहाँ में कौन सा है, ये हो जाएगा स्थानवाचक, ठीक है, स्थानवाचक। इसी प्रकार से वह अब भली भांति नाच लेता है, वह कैसे नाच लेता है, तो इसमें हमें कैसे का उत्तर मिल रहा है, ठीक है, तो कैसे में क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। जब परिमाण आता है तो कितना हमें क्वेश्चन करना है, अगर कालवाचक देगा तो कब में प्रश्न करना है, अगर स्थान देगा तो कहाँ में प्रश्न करना है, और रीति देगा तो कैसे से प्रश्न करना है, ठीक है। तो परिमाणवाचक अब आपको ये दिक्कत नहीं देगा, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो हमें उत्शिष्ट का हमें ये बताना था कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा हमारे पास, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। हमें बताना है कि उच्छिष्ट में संधि विच्छेद क्या होगा, उच्छिष्ट, ठीक है, उच्छिष्ट
का शुद्ध संधि विच्छेद, ठीक है, का शुद्ध संधि विच्छेद हमें बताना था, हमें शुद्ध संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद बताना था हमें, उच्छिष्ट का कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, उत धन शिष्ट। अगर बात करें इसकी संधि की तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। तो संधि काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम संधि को भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसलिए जो है हम कुछ टॉपिकों को डीपली समझेंगे और कुछ टॉपिकों को आने वाले टेस्ट सीरीज में समझेंगे। अगला प्रश्न हमारा, विस्तार का विलोम शब्द है, तो विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्षेप, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्षेप। इसी तरीके से हमसे काफी एग्जामों में पूछा गया है कि आलोक का क्या है, ठीक है, तो आलोक का विलोम क्या होता है, आलोक का हो जाएगा तिमिर, ठीक है, आलोक का तिमिर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार पूछा गया था अकाल का क्या होता है, अकाल का होता है सुकाल, ठीक है, अकाल का हो जाएगा सुकाल। इसी प्रकार से अवर का क्या होता है, अवर का प्रवर। अब आप काफी लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये तो आसान से विलोम शब्द हैं। देखिए, विलोम शब्द आप कितने ही रट लो, ये अपने आप में कम है, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं हालिया एग्जाम में हिंदी जो है ऑन एन एवरेज हर बच्चे की 10 से 8 क्वेश्चन जो है हिंदी में गलत हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन था, ठीक है। कनिष्ठ साहित्य में एक तो 25 नंबर की हिंदी थी, ऊपर से 8 से 10 गलत हो गए, तो मतलब बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ पर अपने आप में कम हो गया, ठीक है। तो विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो या मुहावरे, तत्सम तद्भव, इन्हें हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे, तो एक साथ हम पे बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, एक आपको करा दिया, उसके बदले आपको 4 करा दिए, तो आपको ये नोट करना है, कुछ आपको पहले से याद होंगे तो रिवीजन करते हुए चलना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, घोड़े का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं है कि हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको ऐसे अंडरलाइन करना है जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं। इससे क्या है, जब आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने में आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आपने घोड़े का पर्यायवाची देखा तो सीधा सीधा ऑप्शन ए मार दिया बाजी, फिर आपने बाद में क्वेश्चन पढ़ा नहीं है पूछ रहा था, तो गोला भरने का मौका जो होता है एक ही बार मिलता है, ठीक है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है उसका, वो आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर नहीं है बताना है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, शार्दुल, ठीक है। तो शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है, शार्दुल होता है शेर का पर्यायवाची, ठीक है, शार्दुल हो जाएगा शेर का पर्यायवाची। और कौन कौन से होते हैं शेर के पर्यायवाची, वनराज शेर का होता है, ठीक है, वनराज हो जाएगा। इसी प्रकार से सिंह शेर का होता है, केसरी होता है इसी का, ठीक है, पंचमुख इसी का होता है, पंचमुख, ठीक है। इसी प्रकार से पशुराज शेर का हो जाएगा, पशुराज शेर का हो जाएगा। इसी प्रकार से मृगराज, सॉरी, ठीक है, मृगराज भी शेर का हो जाएगा। इसी प्रकार से मृगेंद्र आता है, ठीक है, मृगेंद्र भी किसका होता है, शेर का पर्यायवाची होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, तो शेर का है, ठीक है। और महावीर, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, शेर के होते हैं। इन सबको नोट करके लिख लीजिएगा, ताकि अगर आपको आते हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अश्व के पर्यायवाची घोड़े के और कौन कौन से होते हैं, बाजी तो होता ही है, तुरंग होता है, हई होता है, और कौन कौन से होते हैं, सैंधव भी अश्व का होता है, ठीक है, सैंधव भी घोड़े का होता है। इसी प्रकार से घोटक घोड़े का होता है, ठीक है, घोटक भी घोड़े का होता है। और रविपुत्र, ठीक है, रविपुत्र, ये सभी किसके होते हैं, घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है, तो अंधे के हाथ बटेर लगने का मुहावरे का अर्थ हमें बताना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। बोलते नहीं, अंधे के हाथ बटेर लग गया, यानी जो अपात्र था उसको बड़ी सफलता मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, ससुर का तत्सम होगा, ठीक है, तो ससुर का तत्सम हमें बताना है, इसका तत्सम क्या होगा, ऑप्शन सी स्वसुर, ठीक है, सौ व सुर, ठीक है, स्वसुर इसका तत्सम रूप हो जाएगा। अब बात करें तत्सम की, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है, संस्कृत शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव शब्द जो होते हैं, ठीक है, तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, ठीक है, हिंदी शब्दों को तद्भव कहा जाता है, ठीक है। यानी सिंपल आपको बेसिक समझना है, जो तत्सम शब्द होंगे वो क्या होंगे, संस्कृत शब्द होंगे, और तद्भव शब्द हिंदी शब्द होंगे। तो ससुर तो हमारा हो गया तत्सम शब्द, ठीक है, सॉरी तद्भव शब्द, ये हो जाएगा तद्भव शब्द, और इसका तत्सम हमें बताना था, तत्सम हो जाएगा स्वसुर। तत्सम की आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, देखिए अगर ट्रिक याद होगी तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा क्वेश्चन रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिक बता देता हूं आपको, जो संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है, छ, त्र, श्र और ज्ञ, ठीक है, मैक्सिमम टाइम देखिए 95% टाइम क्या होगा, ये सब क्या होंगे, तत्सम होंगे, ठीक है, ये होंगे तत्सम, यानी संस्कृत शब्द होंगे, ठीक है। और कौन कौन से, सलजम वाला सौ तत्सम होता है, ठीक है, अगर आपको कहीं अनुस्वर दिख जाए तो वो भी तत्सम होता है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो, ठीक है, वो भी आपका तत्सम में आता है। तो
अब ये मैक्सिमम टाइम कह रहा हूं तो मतलब मैक्सिमम टाइम, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही होगा, ठीक है। थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना है। इस बार दूल्हे का पूछा गया था दुर्लभ, ठीक है। और क्या होता है तत्समय, एक और चीज आपको बता देता हूँ, जो आधे शब्द होते हैं, ठीक है, आधा रॉ हो गया, ठीक है, आधा रॉ जो नीचे इस तरीके से लगा होता है या ऊपर आधा लगाओ, ठीक है। कोई शब्द आधा होता है, जैसे अग्नि इस तरीके से लिखा जाता है अग्नि, ठीक है, तो आधा गौ लिखा है यहाँ पर, ठीक है, बिना स्वर के गौ होगा, तो ये भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है जो आपको अडॉप्ट करनी है यहाँ से, वो आपको एग्जाम में हेल्प देती है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द में बताना है, काफी बार एग्जाम में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा। बड़ी जी की मात्रा आएगी, फिर छोटी की आएगी, फिर बड़ी की आएगी, फिर जिजीविषा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, जीने की इच्छा, यानी जिजीविषा, ठीक है, जीने की इच्छा, जिजीविषा। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है इसका वर्तनी लिखने को। इसी प्रकार से काफी वर्तनी हमसे जो पूछी गई है एग्जाम में, विरहणी आता है एक लिखने को, ठीक है, विरहणी, तो इस तरीके से विरहणी लिखा जाता है, ठीक है, विरहणी इस तरीके से लिखा जाएगा। मुरमुर्षा आता है, ठीक है, तो ये किस तरीके से लिखते हैं, मुमूर्षा, मुंह छोटा मुंह आएगा यहाँ पर, मूर्छा, ठीक है, मुमूर्ष, सॉरी मुमूर्ष लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। एक द्रष्टव्य हमसे पूछा गया था एक बार, काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा था, ठीक है, द्रष्टव्य, तो द्रष्टव्य इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। एक हमसे पूछा गया था अत्यधिक, ठीक है, काफी लोग इसको अत्याधिक करते हैं, तो अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्यधिक। अब इसमें क्या है, वर्तनी सुधारने का एक तरीका क्या है, आप अपनी जो उच्चारण है उसे सुधारें, उच्चारण सुधरेगा तो आपकी जो है वर्तनी अपने आप सुधरेगी। तो काफी वर्तनी जो होती है कंफ्यूज क्रिएट करती है, तो इस चीज को आपको देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। तो कनिष्ठ सहायक में तो हमारी रचनाएं नहीं थी, लेकिन जो वन रक्षक का हमारा पेपर है इसमें हमसे रचनाएं भी सिलेबस में मेंशन है, तो 23 राइटर है। उम्मीद करता हूं कि जो 23 राइटर हैं हमारे, उन 23 राइटरों को हम आने वाले अपने 10-12 प्रैक्टिस सेट जितने भी हमारे होने वाले हैं, इन सब में हम 23 के 23 राइटरों को थोड़ा डीपली कवर कर लेंगे। अगर आपके इसके पास नोट्स नहीं है तो बहुत जल्द इसको हम अपनी जो फ्री स्टडी मटेरियल है वहां पे अवेलेबल करा देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस समय यहाँ पर देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी रचना हो जाएगी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है 1907 में, इनका जन्म होता है, ठीक है, 1907 से लेकर 1969 तक ये जीवित रहते हैं। इन्हीं की हमें अन्य रचनाएं देखने को कौन कौन सी मिलती हैं, ठीक है। उपन्यास इनके देख लेते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, उपन्यास, इनके उपन्यास हो जाएंगे चारू चंद्र लेख, ठीक है, सबसे पहला उपन्यास आता है इनका चारू चंद्र लेख, चारू चंद्र लेख। इसी प्रकार से अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा भी इन्हीं की उपन्यास हो जाएगा, अनाम दास का पोथा, ठीक है। और कौन से इनके, इनका निबंध हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इनका निबंध संग्रह हमें देखने को मिलते हैं कौन कौन से, अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल इनका निबंध हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इनका वितर्क इन्हीं का है, ठीक है, वितर्क इन्हीं का निबंध है। और क्या इनका आलोक पर्व, ठीक है, आलोक पर्व काफी इंपॉर्टेंट ये निबंध है इनका, क्योंकि आलोक पर्व के लिए इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी ने मिला था। और कब मिला था, इन्हें मिला था 1973 में, ठीक है, 1973 में साहित्य अकादमी के लिए साहित्य अकादमी मिला था। और किस उपन्यास के लिए मिला था, आलोक पर्व के लिए मिला था, ठीक है। एक पत्रिका जो इनके द्वारा चलाई गई थी, पत्रिका, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है, इनके द्वारा पत्रिका कौन सी चलाई गई थी, विश्व भारती, ठीक है, विश्व भारती पत्रिका किसने चलाई थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अग्नि रेखा निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो अग्नि रेखा, ठीक है, अग्नि रेखा किसकी रचना हो जाएगी, ये रचना हो जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा हमारे पास, महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। इनका जन्म कब होता है, इनका भी जो जन्म होता है 1907 में नैनीताल में होता है, ठीक है। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो उत्तराखंड से ये संबंधित है। इनका जन्म 1907 में हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा। इन्हीं के द्वारा जो अन्य कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है, कविताएं इनकी कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो इनकी कविता हो जाएगी मधुर मधुर दीपक जल, ठीक है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ठीक है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, दीपक जल, ठीक है। इन्हीं की निहार हो जाएगी। और कौन सी है इनकी, रशीम भी इन्हीं की है, ठीक है, रशीम। और कौन सी है इनकी, नीरजा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, ये पूछी गई है एग्जाम में 2-3 बार यूकेपीएससी ने। और यामा, ठीक है, यामा भी इन्हीं की है, इन्हीं के लिए इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर कभी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट बनता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए या किस कविता के लिए ज्ञानपीठ मिला था, तो यामा के लिए मिला था। ठीक है, तो यामा को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। इन्हीं के द्वारा निबंध लिखे गए हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा के द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं नोट करके लिखिएगा। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनके द्वारा निबंध लिखा गया है। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां, इन्हीं के द्वारा संस्मरण पद। ठीक है, संस्मरण क्या लिखा गया इनके द्वारा, ठीक है, संस्मरण काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संस्मरण इनके द्वारा कौन कौन सा लिखा है, पथ के साथी। ठीक है, पथ के साथी, पथ के साथी, और कौन सा लिखा गया है, मेरा परिवार। ठीक है, मेरा परिवार, ये क्या है, इनका संस्मरण है। ठीक है, काफी बार देखिए एग्जाम में ये मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं, अगर आपको लेंथी वीडियो लग रही है तो आप इसके इंटू 2 में सुन सकते हैं, स्किप कर सकते हैं अगर आपको आता है पहले से ही। ठीक है, तो संस्मरण, निबंध, कविता, इनको लिखाने का क्या मतलब है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में जो होता है ये पूछा जाता है कि श्रृंखला की कड़ियां क्या है, निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो मेरा परिवार भी हो जाएगा। पत्रिका इनकी पूछी जाती है। ठीक है, इनके द्वारा पत्रिका कौन से किसका संपादन किया गया था, चांद का। ठीक है, तो चांद का संपादन किसने किया था, क्वेश्चन बने तो महादेवी वर्मा ने। तो या कभी कभी क्वेश्चन बन जाएगा कि महादेवी द्वारा चलाई गई चांद किस क्या थी, उपन्यास, पत्रिका, संस्मरण। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपके काफी क्वेश्चन क्लियर होते चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, में कौन सा अलंकार है। तो कनिष्ठ में अलंकार नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में क्या है, अलंकार सीधा सीधा मेंशन है, क्योंकि इसका जो हमारा सिलेबस है पुराना सिलेबस है। ठीक है, तो प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास, श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, कभी भी एक शब्द के, इसका लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, एक शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के या दो अर्थ होंगे या अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनेक अर्थ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर कहा किस शब्द में है जो अनेक अर्थ है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, तो लाल शब्द यहाँ पर जो है इसमें हो जाएगा श्लेष। ठीक है, इसे हम श्लेष बोलेंगे। तो लाल का एक अर्थ क्या है यहाँ पर, पुत्र। ठीक है, एक लाल तो पुत्र हो जाएगा, और दूसरा लाल क्या होगा, लाल मणि। ठीक है, लाल मणि। ठीक है, तो ये कह रहे हैं प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, तो एक लाल पुत्र हो जाएगा, एक लाल मणि। ठीक है, तो यानी लाल के दो अर्थ हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई। तो भारतीय संविधान में जो हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को जो है मान्यता प्रदान की गई थी। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मान्यता प्रदान की गई थी पूछ रहा है, तो मान्यता प्रदान 1949 में की गई थी 14 सितंबर को। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन होता लागू की गई थी, तो लागू की गई थी 14 सितंबर 1950 को। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, लागू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट करना है, हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, लेकिन हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय अगर पूछेगा कभी कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो वहां पर कोई नहीं टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो कोई नहीं भी होगा ऑप्शन में, तो कोई नहीं आपको टिक करना है। लेकिन भारत की राष्ट्रीय भाषा पूछेगा तो राजकीय भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी। ठीक है, राजभाषा हो जाएगी हिंदी, और राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, मोहन बहुत साहसी लड़का है, वाक्य में प्रविशेषण छाटिए। तो सबसे पहले प्रविशेषण क्या होता है, अब प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, कोई जो हमारे पास विशेषण होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, मोहन साहसी लड़का है, तो मोहन एक, पहले तो मोहन क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा, संज्ञा, ये भी संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो मोहन साहसी लड़का है। ठीक है, तो मोहन साहसी लड़का है, यानी यहाँ पर बात कर रहा है मोहन साहसी लड़का है, तो साहसी क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक है, अगर खाली मोहन लड़का है होता, ठीक है, तो मोहन लड़का है वो कैसा है, साहसी लड़का है। अब साहसी की भी विशेषता देखिए, साहसी क्या है, विशेषण है। ठीक है, ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, अब मोहन साहसी लड़का है, ये क्या है, विशेषण है। अगर यहाँ पर बहुत कह रहा है, जो साहसी की भी विशेषता बताता है, तो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, लड़का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लड़का हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, लड़का हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, लड़का हो जाएगा विशेष्य, और मोहन हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विशेषण की विशेषता बदलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, और यहाँ पर मोहन बहुत साहसी लड़का में बहुत जो हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूं, गीता सुरीला गाती है। ठीक है, तो गीता सुरीला गाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमसे कह रहा है गीता बहुत सुरीला गाती है,
तो सुरीला की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत सुरीला गाती है, तो बहुत क्या हो जाएगा? फिर से प्रविशेषण हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में छ त्र अक्षर क्या है? तो अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, शायद आपने अगर क्लास देखी है तो अच्छे से देखिए तो आपको पता लग गया होगा छ त्र ज्ञ क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है। तो ये क्या होते हैं? ठीक है, ये होते हैं हमारे संयुक्त अक्षर। ठीक है, संयुक्त अक्षर इन्हें बोला जाता है, संयुक्त अक्षर होते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर ये होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? श, ज्ञ, अक्षर। ठीक है, और एक आता है हम पे अक्षर क्या। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं। ठीक है, और बात करें ऑप्शन ए अर्धस्वर, तो अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? य और व को बोला जाता है। ठीक है, इन चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। य और व क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा कचड़ तप वाली। ठीक है, तो कचड़ तप जो टेबल है उसमें आपने देखा होगा 25 हम पे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो ट वर्ग होता है। ठीक है, ट वर्ग पूरा ही क्या होता है? मूर्धन्य होता है। इसी के साथ साथ जो शलजम वाला होता है, षटकोण वाला 100, ये भी मूर्धन्य होता है। और जो री होता है इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ठीक है, ये सब आपको नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो होता है राजपत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, राजपत्र में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, सरकारी गजट में छपी सूचना। ठीक है, सरकारी गजट में जो छपी सूचना होता है उसे क्या बोला जाता है? अधिसूचना। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सरकारी गजट में छपी सूचना, गजट में छपी सूचना, इसे क्या कहा जाता है? अधिसूचना। यानी अधिसूचना क्या होती है? सरकारी गजट में छपी सूचना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। दुर्ग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण है। तो दुर्ग शब्द किस तरीके से टूटेगा? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहला पटवारी जो कैंसिल हो गया था वहां पर दिया गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो दुर्ग का हमें बताना है किस तरीके से टूटेगा। ठीक है, तो इसका एक बार तोड़ के आपको बता देता हूं। देखिए, सिंपल है, बेसिक है। किसी भी क्वेश्चन को अगर तोड़ना है आपको तो इस तरीके आगे का हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये समझा देता हूं आपको। तो दुर्ग को हमें यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, तो दौ तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब दौ में हमारी जो ऊ लगा है, ठीक है, तो दौ में ऊ की अगर वो लगा है स्वर अनुस्वर, ठीक है, दौ का स्वर ऊ, ठीक है, दौ ऊ हो जाएगा। ठीक है, दौ ऊ। अब यहाँ पर कैसे होगा? दौ ऊ। अब ये रौ है, जो रौ का उच्चारण मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दुर्ग लिखा है तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दुर्ग। तो ये जो रॉ है ये गौ से पहले आएगा। कभी भी यहाँ अगर मात्रा जिसके ऊपर लगी होती है उससे एक शब्द पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्ग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो द उ और फिर रॉ आ जाएगा। ठीक है, द उ रॉ। ठीक है, बिना स्वर के, स्वर रहित रॉ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर गौ है, तो गौ किस तरीके से लिखा जाएगा? गौ, और अ में स्वर कौन सा लगा है? अ का। ठीक है, ठीक है, गौ आधा आ जाएगा। गौ को पूरा कौन कर रहा है? अ कर रहा है। अब ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास, दुर्ग। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे द उ, ठीक है, ये हो जाएगा दु। फिर यहाँ पर रॉ है तो ये रॉ इसी तरीके से लिखा जाएगा, और गौ, गौ में इस तरीके से। ठीक है, दुर्ग इस तरीके से लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, कभी भी शब्द को तोड़ना हो तो इसी तरीके से उच्चारण करके तोड़िएगा। इससे क्या होगा? आपको शब्द तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 23 जनवरी 1921 को हुआ था। तो सभी को पता है कि कुली बेगार, देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये कुली बेगार आंदोलन, हमसे इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बताना है कुली बेगार प्रथा उन्मूलन हेतु व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। कहां पर हुआ था? ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, बागेश्वर में। ठीक है, अगर बात करें कुली बेगार की तो यहाँ पर क्या होता है? जो 13 जनवरी को सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी, सरयू नदी में क्या होता है? कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को बहा दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसके नेतृत्व में होता है? ये होता है बीडी पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, बीडी पांडे के नेतृत्व में होता है, और यहीं से क्या होता है? बीडी पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी जाती है। ठीक है, कुमाऊं केसरी की उपाधि दी जाती है। किसको दी जाती है? बद्रीदत्त पांडे को। अब एक क्वेश्चन ये भी हो गया, कुमाऊं केसरी किसे बोला जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, कुमाऊं केसरी। और ये कब इन्हें उपाधि मिलती है? ये मिलती है जब ये कुली बेगार से संबंधित जो यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं इन्हें सरयू नदी में बहा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नेतृत्व करते हैं तमाम 30-40 हजार जो कुली बेगार से संबंधित वहां पर आए हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? 13-14 जनवरी को जो होता है उत्तरायणी मेला लगा होता है, 1921 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी दिन ये सरयू नदी में रजिस्टर्ड बहा देते हैं। कौन बहाते हैं? बीडी पांडे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। गढ़वाल राजवंश का इतिहास किसकी रचना है? ठीक है, तो गढ़वाल राजवंश इतिहास रचना हो जाएगी, ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा हमारे पास, मौला राम। ठीक है,
ऑप्शन ए मौलाराम बिल्कुल सही है। अब मौलाराम से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मौलाराम की बात करें तो मौलाराम का जन्म कब होता है? 1743 में इनका जन्म होता है, ठीक है। इनका जन्म क्या होता है, जो इनके वंशज होते हैं 1658 में दिल्ली से श्रीनगर आ जाते हैं, ठीक है। ये कब आते हैं? मौलाराम के जो वंशज होते हैं 1658 में दिल्ली से श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल गए, ठीक है। वहां पर ये क्या करते हैं, मौलाराम जी जो है गढ़वाल, जो गढ़वाली चित्रकला है उसका जो काफी विकास माना जाता है मौलाराम के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो मौलाराम के गुरु भी होते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इनके गुरु कौन थे, तो लिख लीजिएगा। मौलाराम के जो गुरु होते हैं इनके राम सिंह जी, ठीक है। राम सिंह कौन होते हैं? मौलाराम के गुरु होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो गढ़वाल नरेश के दरबारी चित्रकार होते हैं, ठीक है। मौलाराम क्या होते हैं? जो गढ़वाल नरेश होते हैं उनके दरबारी चित्रकार होते हैं। और इनकी चित्रशिला, ठीक है, इनके एक क्वेश्चन आता है मौलाराम की चित्रशाला कहाँ पर है, तो इनकी चित्रशाला कहाँ पर है? श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में। वैसे तो ये टिहरी दरबार में जो राजा होते हैं उनके दरबारी कभी होते हैं, लेकिन जो इनकी चित्रशाला होती है वो होती है श्रीनगर में, ठीक है। और मौलाराम ही क्या होते हैं? हिंदी, फारसी और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान होते हैं, ठीक है। हिंदी, संस्कृत और फारसी, ठीक है, संस्कृत और फारसी के बहुत बड़े विद्वान होते हैं, ठीक है। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हमें रचना को देखने को मिलती है, कौन सी है? गढ़ राजवंश, ठीक है, गढ़ राजवंश। गढ़ राजवंश इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन सी भाषा में है, तो ये ब्रज भाषा में हो जाएगी, ठीक है। गढ़ राजवंश किसकी रचना है? मौलाराम की। और किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, ठीक है। इनकी श्रेष्ठ रचना है। यहीं पर एक मौलाराम ने पंथ चलाया था, तो इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? मनमत पंथ, ठीक है। मनमत पंथ इन्होंने चलाया था, ठीक है। मनमत पंथ इन्होंने चलाया था, किसने? मौलाराम ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो कुमाऊं परिषद हमने देखा है काफी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कुमाऊं परिषद, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं कुमाऊं परिषद की, अगर स्थापना होती है तो इसकी पहली बैठक, ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, इसकी होती है 30 सितंबर 1916 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब बात करूं कुमाऊं परिषद की जो पहली बैठक होती है, ठीक है, बैठक अलग है और अधिवेशन अलग है, ठीक है। तो इसकी पहली बैठक लिख लीजिएगा, पहली बैठक, ठीक है, पहली बैठक। तो इसकी पहली बैठक कब होती है? इसकी पहली बैठक होती है 1916 में, ठीक है। और ये कहां पर होती है? मझेड़ा अल्मोड़ा में, ठीक है, मझेड़ा अल्मोड़ा में इसकी पहली बैठक होती है, ठीक है। अब अधिवेशन अलग है, बैठक अलग है। और इसकी बैठक की जो सभापति होते हैं पहले, ठीक है, बैठक के सभापति होते हैं, इसके सभापति कौन होते हैं? राय बहादुर राय बहादुर राय बहादुर बहादुर ठीक है, राय बहादुर नारायण दत्त हिमवाल, ठीक है, राय बहादुर नारायण दत्त हिमवाल, ठीक है, हिमवाल, ये इसके पहले जो होते हैं सभापति होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना का श्रेय, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आपने देखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, देखिए यहाँ पर ये वीडियो लेंदी हो सकती है, काफी लोग को क्लास बोरिंग भी लग रही होगी, लेकिन उन लोग को यहाँ पर समझना होगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसीलिए वीडियो सोल्यूशन आपको कराया जाता है, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस सेट दे दिया, अब आपकी जो गलती हुई है वो गलती तो आपसे अब सोल्यूशन में सुधारी जा सकती है, इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस सेट को जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसको करिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है। अब इसके सदस्य हमसे इस बार पूछा गया था पटवारी के एग्जाम में, तो एक बार जो इसके सदस्य मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके स्थापना का श्रेय किसे किसे जाता है? स्थापना का श्रेय, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप। इस बार पूछा गया था डायरेक्ट कि कौन नहीं थे, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, अब आपको उसमें से बताना है कौन नहीं थे। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन थे? जीबी पंत जी हो जाएंगे, ठीक है, जीबी पंत इसके स्थापना का श्रेय जाता है। और किसे जाता है? बीडी पांडे, ठीक है, बीडी पांडे जी इसके स्थापना का श्रेय जाता है। और कौन थे? लक्ष्मी दत्त शास्त्री, ठीक है, लक्ष्मी दत्त शास्त्री, ठीक है, लक्ष्मी दत्त शास्त्री इसके स्थापना का श्रेय जाता है। और कौन थे इसमें? इसमें थे हरगोविंद पंथी जी, ठीक है, हरगोविंद पंथी जी हो जाएंगे। और कौन थे इसमें? इसमें थे और प्रेम वल्लभ पांडे, ठीक है, प्रेम वल्लभ पांडे, प्रेम वल्लभ पांडे, प्रेम वल्लभ पांडे जी इसमें हो जाएंगे, ठीक है, प्रेम वल्लभ पांडे, ठीक है। और कौन थे? भोला दत्त पांडे, ठीक है, भोला दत्त पांडे। ये सब क्या थे? इसके स्थापना का, जो इसकी स्थापना की थी उन सभी ने मिलकर की थी, जीबी पंत, बीडी पांडे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, हरगोविंद पंत, प्रेम वल्लभ पांडे और भोला दत्त पांडे ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा था, वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो ये उसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयदत्त जोशी, ठीक है। तो अल्मोड़ा में अधिवेशन होता है 1917
17 में ये होता है, ठीक है। 1917 में इसका पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जयदत्त जोशी करते हैं, ठीक है। ऑप्शन अगर बात करें इसकी अन्य अधिवेशन की, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं फिलहाल। चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाले भू कर कहलाता था। तो चंद काल में जो नगद भू प्राप्त किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था सिरती। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरती, ठीक है। तो सिरती क्या था? व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर था, ठीक है। इसे नगद कर बोला जाता है, ठीक है, नगद कर, ठीक है। नगद कर भी से बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन बना था कि सिरती किस प्रकार का कर है, तो ये था नगद कर, ठीक है। ये नगद कर हो जाएगा, जो कि व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कूद, ठीक है। कूद कर क्या था? ये लिया जाता था नगद के बदले अनाज, ठीक है, नगद के बदले अनाज, नगद के बदले अनाज, ठीक है। इसी प्रकार से एक जूलिया कर पूछा जाता है, ठीक है, जूलिया कर। तो जूलिया कर क्या था? जो नदी पुलों पर लगता था, ठीक है, नदी के पुलों पर, ठीक है, नदी के पुलों पर लगने वाला कर, पुलों पर कर, ठीक है, पर कर, नदी पुलों पर कौन सा कर लगता था? जूलिया कर, ठीक है। कूद क्या था? नगद के बदले अनाज। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्न में से उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये उत्तराखंड क्रांति दल है, तो थोड़ा ये इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, तो इसकी बात करूं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई 1979 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कहां पर? मसूरी में, ठीक है, मसूरी में इसकी स्थापना होती है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं देवीदत्त पंत जी, ठीक है, देवी दत्त पंत जी, ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, ठीक है। पहले कुलपति कौन होते हैं? देवी दत्त पंत जी, ठीक है। एक बार इनसे क्वेश्चन बना था कि ये किस व्यवसाय थे, तो ये थे प्रोफेसर थे, ठीक है। डायरेक्ट सचिवालय रक्षक का जो पेपर कैंसिल हो चुका है उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर थे, तो देवीदत्त पंत जी क्या थे? कुमाऊं विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे, ठीक है, और जो कि पहले अध्यक्ष भी थे उत्तराखंड क्रांति दल के। इसी के साथ बात करूं, उत्तराखंड क्रांति दल का एक विभाजन पूछा जाता है, इसका विभाजन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका विभाजन होता है 1987 में, ठीक है, 1987 में इसका विभाजन होता है। और इसके पहले अध्यक्ष होते हैं विभाजन के बाद काशी सिंह ऐरी जी, ठीक है, काशी सिंह ऐरी, ये क्या होते हैं? विभाजन के बाद इसके पहले अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो विभाजन कब होता है? 1987 में, और गठन कब होता है? 1979 में। अब क्या है? इसके संदर्भ में क्या नहीं सही है, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब। 1992 में पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया, बिल्कुल किया, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया, बिल्कुल किया था, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 1987 में क्रांति दल के विभाजन के बाद उसके अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी बने, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ठीक है। तो 1987 में काशी सिंह ऐरी जी इसका विभाजन हो जाता है, इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। 1985 में हुए संघर्ष में के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिबंध कर दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो क्रांति दल है उसे कभी भी प्रतिबंध नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंवार राजा ललित शाह की मृत्यु निम्न में से कब हुई थी? तो पंवार राजा होते हैं ललित शाह, ठीक है। तो ललित शाह कौन होते हैं? प्रद्युमन शाह के पिता होते हैं, ठीक है, प्रद्युमन शाह के पिता होते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी हमें बताना है। इनकी मृत्यु हुई थी 1780 में, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कहां पर होती है? ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु होती है भगवाली पोखर में, ठीक है। जो सॉरी इनकी मृत्यु होती है मलेरिया से, सॉरी कैसे पूछा गया था, कैसे होती है? मलेरिया से इनकी मृत्यु होती है, ठीक है, मलेरिया से इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि 1789 की ये बात चल रही है यहाँ पर। 1779 में क्या होता है, जो ललित शाह जी होते हैं भगवाली पोखर, हर्षदेव जोशी ने युद्ध करने का आमंत्रण देते हैं यहाँ पर कुमाऊं साइड में, तो ये जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कुमाऊं में भगवाली पोखर का एक युद्ध आता है, काफी फेमस ये युद्ध होता है। ये होता है मोहनचंद व ललित शाह, ये युद्ध होता है, ठीक है, ललित शाह के बीच ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, मोहनचंद को पराजित कर देते हैं ललित शाह, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, युद्ध में पराजित करने के बाद अपने जो पुत्र होता है, ठीक है, प्रद्युमन शाह, तो इसको क्या करते हैं, दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाकर, ठीक है, दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाकर उसको गद्दी पर बैठा देते हैं, ठीक है। किसको? प्रद्युमन शाह को। और किस नाम से बैठाते हैं? प्रद्युमन चंद नाम से, ठीक है, प्रद्युमन चंद नाम से इसको गद्दी पर बैठा देते हैं। और वहां पर क्या करता है फिर प्रद्युमन शाह जो होता है चंद वंश का बैठने वाला पहला पंवार वंश का राजा होता है, ठीक है।
और इनकी मृत्यु कैसे होती है, मलेरिया से होती है, 1780 में होती है। ठीक है, जब ये युद्ध जीतने के बाद वापस आ रहे होते हैं अपने पुत्र को गद्दी पे बैठाकर, तो रास्ते में क्या होता है, तो मलेरिया वलेरिया से इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा हमें बताना है कौन सा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ऊंटाधुरा दर्रा। ठीक है, ऊंटाधुरा दर्रा कहां पर है? हो जाएगा चमोली में। ठीक है, ये हो जाएगा चमोली में। इसी प्रकार से बात करें ऑप्शन बी नीति, ये भी चमोली में हो जाएगा। ठीक है, ये दर्रा कहाँ हो जाएगा? ये भी चमोली में हो जाएगा। और माणा कहाँ हो जाएगा? ये भी चमोली में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास दारमा, तो दारमा कहाँ पर है हम पे? ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ठीक है, दारमा, और यहीं पर आता है व्यास और सिनला। ठीक है, व्यास या सिनला दर्रा। ठीक है, व्यास और सिनला दर्रा। ठीक है, ये कहाँ हो जाएंगे? पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की दारमा एवं व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा का नाम बताइए। तो व्यास घाटी, ठीक है, दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, सिनला दर्रा। ठीक है, ये कहां पर हो जाएंगे? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से हो जाएगा 28 का। 29 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो सर्वाधिक तीव्रता का हमें भूकंप बताना है, कौन सा वाला था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चमोली 1999। ठीक है, तो निम्न में से पूछ रहा है। ठीक है, वैसे तो राज्य की अगर बात करूं, राज्य का एक सर्वाधिक सबसे बड़ा भूकंप आता है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा, इसको नोट कर लीजिएगा, राज्य का सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा भूकंप कौन सा हो जाएगा? ये हमने पढ़ चुके हैं, इसे 1803 में आता है। ठीक है, 1803 में आता है। इसमें क्या होता है, गढ़वाल की 90% से ज्यादा जो जनसंख्या होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 80 से 90% जनसंख्या की मृत्यु हो जाती है 1903 के भूकंप में। ये कहाँ आता है? बद्रीनाथ में। ठीक है, ये आता है बद्रीनाथ में। और ये कितनी तीव्रता का होता है? 9.0 तीव्रता का ये भूकंप होता है। इसमें क्या होता है, गढ़वाल की आधे से जनसंख्या जो होती है मारी जाती है। हमने देखा ना, पढ़ चुके हैं हम इसे इतिहास में। प्रद्युमन शाह जो होता है, फिर वो नीचे आ जाता है, उसका युद्ध होता है। ठीक है, वहां वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से चमोली में 1999 में निम्न में से पूछा था, तो भूकंप आया था। ठीक है, ये कितनी तीव्रता का था? ये हो जाएगा 6.8 तीव्रता का। ठीक है, जाएगा 6.8 तीव्रता का। इसी प्रकार से उत्तरकाशी 1991 में। ठीक है, ये कब आता है? 20 अक्टूबर को आता है। ठीक है, 20 अक्टूबर 1991 में आता है। ये कितनी तीव्रता का होता है? ये होता है 6.6 तीव्रता का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है, तो कौन है प्रथम भारतीय नारी? ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, बछेंद्री पाल जी। ठीक है, तो ये बछेंद्री पाल जी जो होती है, ये एवरेस्ट पर कब चढ़ती हैं? ये चढ़ती हैं 24 मई। ठीक है, 24 मई 1984 को ये एवरेस्ट पर चढ़ती हैं। ठीक है, हाल ही में क्वेश्चन आया था, काफी कंट्रोवर्शियल ये क्वेश्चन रहा था, लेकिन इसका आंसर 24 मई 1984 है। ठीक है, काफी ऑथेंटिक जो किताबें हैं उनमें यही देखने को मिलता है। बछेंद्री पाल जी जो है एवरेस्ट पर 24 मई 1984 को चढ़ी थी। ठीक है, तो बछेंद्री पाल जी काफी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म भी पूछा जाता है, इनको अवार्ड पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1954 में। ठीक है, 1954 में उत्तरकाशी जिले में इनका जन्म होता है। ठीक है, उत्तरकाशी में इनका जन्म होता है 1954 में। बात करें इनको पद्मश्री कब मिला था? ठीक है, पद्मश्री ने मिलता है, पद्मश्री। ठीक है, लिख लीजिएगा, पद्म श्री सम्मान इन्हें कब मिलता है? ये मिलता है 1985 में। हाल ही में पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इन्हें बात करें अर्जुन अवार्ड की। ठीक है, अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो इन्हें अर्जुन अवार्ड कब मिलता है? अर्जुन अवार्ड मिलता है 1986 में। ठीक है, इसी प्रकार से इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण ये कब मिला था इन्हें? ये मिला था 2019 में। ठीक है, ये तीनों ही आपको नोट करना है। यहां पर बताना था एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है। ठीक है, तो प्रथम भारतीय नारी बछेंद्री पाल है, 24 में 1984 को ये चढ़ी थी। यहीं पर बात करें, विश्व में 5वीं महिला थी। ठीक है, तो विश्व की 5वीं महिला थी। ठीक है, 5वीं। भारत की तो पहली हो जाएंगी, लेकिन विश्व की बात करें तो ये विश्व की 5वीं महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा में बताने किस जनपद में स्थित है? हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो थांगला याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। जिनके भी पीछे ला आता है, ठीक है, ला जिनके पीछे आएगा, ला तो हम दर्रे को बोलते हैं, लेकिन जो ला वाले दर्रे हैं वो हमें ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तरकाशी में। ठीक है, मुलिंगला हो जाएगा। ठीक है, मुलिंगला। ठीक है, मुलिंगला दर्रा कहाँ पर है? कभी क्वेश्चन आ जाए तो मुलिंगला दर्रा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके पीछे ला आ रहा है। इसी तरीके से हम सांग चोकला हमसे आता है, सांग चोकला। ठीक है, इसके पीछे भी ला आ रहा है, तो ये भी उत्तरकाशी हो जाएगा। थांगला तो हो ही गया, और कौन सा है? नीलंग दर्रा। ठीक है, नीलंग दर्रा भी उत्तरकाशी में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रुद्रपुर में। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किसान समृद्धि केंद्र। ठीक है, पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? रुद्रपुर में। एक आता है पहली ड्रोन फैक्ट्री। ठीक है, तो प्रथम ड्रोन फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? वो लगाई गई है रुड़की में। ठीक है, प्रथम ड्रोन फैक्ट्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक संकेत महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो उत्तराखंड को जो स्थान मिला था वो मिला था पहला। ठीक है, कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भौगोलिक जीआई टैग जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, जीआई टैग का जो एक महोत्सव हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना का किससे संबंधित है? ठीक है, तो लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? ये हो जाएगी स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह से। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई है, इस हवाई सेवा का क्या नाम है? तो इस हवाई सेवा का नाम हो जाएगा बुद्धा एयरलाइंस। ठीक है, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में शुरू होती है, इसका नाम है बुद्धा एयरलाइंस। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने कोशिश ये करी है, देखिए विंसर, ठीक है, विंसर से काफी क्वेश्चन आयोग ने पूछे थे। ठीक है, हम देख चुके हैं, जो पटवारी का एग्जाम हो या पुलिस कांस्टेबल का हो या कनिष्ठ सहायक, डायरेक्ट आयोग जो है विंसर के क्वेश्चनों को पूछ रहा है। ठीक है, उनके ऑप्शन भी नहीं बदल रहा है। तो हमने इसमें कोशिश करी है, परीक्षावाणी हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर कोई से जितने हमारे जो उत्तराखंड के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है या जहां से सोर्सेज से आते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने पुटअप किया है। ठीक है, तो इनको अगर आप पढ़ चुके हैं तो ठीक है, वरना आपको इनको क्या है, नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कृत किया गया? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022। ठीक है, तो उत्तराखंड के कितने नगर निगमों को किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन ए 6 नगर निगमों को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 नगर निगम, सॉरी नगर निकायों को। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा का किस क्षेत्र से जाने जाते हैं? ठीक है, तो गिरीश तिवारी गिरदा, ये सभी को पता है, गिरीश तिवारी गिरदा जी जो हैं गीतकार थे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब गौरव सम्मान की बात करें, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, गौरव सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2021 से शुरुआत की इस सम्मान की शुरुआत होती है और 2022 और 2023 में। ठीक है, अब तक ये कितने लोगों को मिल चुका है? 5 मिले थे 2022 में और 5 मिले थे 2023 में। तो लगातार जो है ये 5-5 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। ठीक है, हर साल अगर इसमें कभी पूछ ले कि कितने व्यक्तियों को गौरव सम्मान दिया जाता है, ये प्रश्न भी बन सकता है, तो 5 लोगों को ये दिया जाता है। ठीक है, 2022 में 5 लोगों को मिला था, 2023 में 5 लोगों को मिला था। इस बार पाने वाले कौन कौन है? ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे अजीत डोभाल जी। ठीक है, अजीत डोभाल जी। ठीक है, डोभाल जी, जिनका संबंध कहां से है? पौड़ी जिले से है, और ये क्या है? वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के। ठीक है, दूसरा मिला था, हमने देखा था जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत जी को। ठीक है, जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत जी। ठीक है, बिपिन रावत जी। ठीक है, इनको भी क्या मिला था? उत्तराखंड गौरव सम्मान। बात करें ये क्या थे? ये तो भारत के प्रथम सीडीएस थे। ठीक है, प्रथम सीडीएस आ जाएंगे भारत के थे। ठीक है, और तीसरा मिला था, ये मिला था वीरेंद्र डंगवाल जी को। ठीक है, वीरेंद्र डंगवाल, इनका संबंध किससे हो जाएगा? वीरेंद्र डंगवाल जी जो है साहित्यकार। ठीक है, साहित्यकार एवं पत्रकार। ठीक है, साहित्यकार एवं पत्रकार। ठीक है, वीरेंद्र डंगवाल जी जो हो जाएंगे। और मिला था, ये मिला था प्रसून जोशी को। ठीक है, प्रसून जोशी जी को। तो टोटल 5 लोगों को मिला था, अजीत डोभाल जी, जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत जी, वीरेंद्र डंगवाल और प्रसून जोशी जी। ठीक है, प्रसून, सॉरी। ठीक है, प्रसून जोशी, इनका संबंध किससे हो जाएगा? ये क्या है? ये है गीतकार और वर्तमान भारत के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, ये सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन? प्रसून जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड में स्थापित किस संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया है? तो किसे किया है चयनित? ये किया है उत्तराखंड सेवा निधि को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, विंसर ये बुक का है। ठीक है, ये विंसर बुक का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोशिश की गई है हर एक सेक्शन से आपके लिए जो है क्वेश्चंस उठाए जाएं। ठीक है, आपने देखा लगातार जो आयोग है वो 2016, 17, 18, 19 स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, करंट अफेयर मिक्सअप करके पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत का तितली मैन कहा जाता है? तो भारत का तितली मैन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रेडरिक स्मेटा को। ठीक है, फ्रेडरिक स्मेटा को क्या कहा जाता है? भारत का तितली मैन। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, वर्ष 2011 के अनुसार किस में जनसंख्या में वृद्धि दर
ऋणात्मक रही, ठीक है, निम्न में से किसमें जनसंख्या, ठीक है, कौन से जिले में, सॉरी यहाँ पर पूछना चाह रहा था, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जो वृद्धि दर है ऋणात्मक रही है, ठीक है, तो निम्न में से पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्मोड़ा, ठीक है। तो अल्मोड़ा में जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो क्या था, माइनस में था, ठीक है, -1.28% यहाँ पर क्या रहा था, वृद्धि दर रहा था, ठीक है। इसी प्रकार से बात करूं पहले स्थान पर कौन था, पहले स्थान पर हो जाएगा पौड़ी, ठीक है। जो पौड़ी की जो वृद्धि दर थी वो भी ऋणात्मक रही थी, वो रही थी नेगेटिव, ठीक है, ये रही थी -1.32, ठीक है, सबसे ज्यादा रही थी पौड़ी की, फिर रही थी अल्मोड़ा की, और तीसरे नंबर पर कौन रहा था, तीसरे नंबर पर रहा था टिहरी, ठीक है। तो टिहरी की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 2.35%, ठीक है। इसी प्रकार से चौथे पर आता बागेश्वर, ठीक है, चौथे पर आता बागेश्वर, बागेश्वर की क्या थी, 4.18%, ठीक है। इसी प्रकार से पूछेगा सर्वाधिक वृद्धि दर, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर, ठीक है। तो सर्वाधिक कहाँ रही थी, ये रही थी, सबसे ज्यादा रही थी उधम सिंह नगर में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उधम सिंह नगर में जो वृद्धि दर थी वो कितनी रही थी, 33.45 समथिंग, ठीक है। काफी लोग इसको जल्दीबाजी में उत्तराखंड या हरिद्वार या देहरादून करके आते हैं, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि दर थी उधम सिंह नगर में, और दूसरे नंबर पे था देहरादून, ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, दूसरे नंबर पे देहरादून था, और देहरादून की वृद्धि दर थी 32.33, ठीक है, 32.33%, और तीसरे नंबर पे था हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार हो जाएगा तीसरे नंबर पर, हरिद्वार की कितनी रही थी, इसकी रही थी 30.63%, ठीक है, और चौथे स्थान पर आता नैनीताल, ठीक है, नैनीताल रहा था चौथे स्थान पर, जिसकी रही थी 25.13%, ठीक है, ये सबको आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंग अनुपात था, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन जो है डिट्टो हमें कहां देखने को मिला था, पटवारी के एग्जाम में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पर लिंग अनुपात पूछा है, 2011 के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात था 963, ठीक है, 963 जो था उत्तराखंड का लिंग अनुपात था, ठीक है, उत्तराखंड का। यहीं पे बात करें भारत का, तो भारत का क्या था 2011 की जनगणना के अनुसार 943, ठीक है, पूरे भारत का 943 था, लेकिन उत्तराखंड का लिंग अनुपात क्या था, 963 था, ठीक है। अब उत्तराखंड की रैंक क्या थी, ठीक है, 2011 में उत्तराखंड की जो रैंक थी लिंग अनुपात में पूरे देश भर में थी 13वीं रैंक, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उत्तराखंड की रैंक क्या थी पूछा गया था, तो 13वीं रैंक उत्तराखंड की थी लिंग अनुपात में पूरे भारत में, ठीक है, और इसका लिंग अनुपात कितना था, 963 था। इसी तरीके से बात करूं शिशु लिंग अनुपात कितना है उत्तराखंड में, ठीक है, शिशु लिंग अनुपात, ठीक है, काफी बार पूछा गया है शिशु लिंगानुपात, ठीक है। आयोग देखिए, अब हर बार आयोग की प्रकृति रही है कहीं ना कहीं, उसके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, जनसंख्या से वो क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार क्या है, आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक की जगह चार चार ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको। अब इससे काम नहीं चलेगा कि सबसे ज्यादा क्या था, सबसे लिंगानुपात क्या था, तो थोड़ा डीप जाकर आपको जनसंख्या पढ़नी पड़ेगी। आपने देखा था इस बार उसने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस राज्य में सबसे कम ईसाई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वो पूछ रहा है, तो जो कि श्योर है जनसंख्या आनी है, तो थोड़ा डीप उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है, 2 से 3 नंबर डन हो जाते हैं, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात कितना था उत्तराखंड का, ये था 890 के आसपास, ठीक है, 890 शिशु लिंगानुपात था। और बात करें राज्य में जो अनुसूचित जाति है यानी एससी की यहाँ पर बात हो रही है, इसका लिंगानुपात कितना था 936, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही है, इसका लिंगानुपात क्या था 963, ठीक है, जितना ही उत्तराखंड का लिंगानुपात था उतना ही एसटी का भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या में नैनीताल का स्थान था, ठीक है, तो नैनीताल का स्थान, अब थोड़ा डीप क्वेश्चन हमने बनाने की कोशिश की है, तो नैनीताल का स्थान कौन सा था, ये था चौथा स्थान, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पर कौन था, हो जाएगा हरिद्वार, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा हरिद्वार। सेकंड की बात करें, सेकंड पर कौन सा था, तो देहरादून सेकंड पर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड पर हो जाएगा देहरादून। और थर्ड पर कौन था, थर्ड पर हो जाएगा उधम सिंह नगर, ठीक है, और फोर्थ पे कौन था, फोर्थ पे था ये आपका नैनीताल, ठीक है, ऑप्शन में आप देख ही चुके हैं, ठीक है, नैनीताल। अब बात करें, ये तो सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या। अब सबसे कम जनसंख्या में बढ़ते हुए क्रम में अगर पूछेगा, सबसे कम, ठीक है, कम जनसंख्या में सबसे कम कहां पर थी, तो सबसे कम हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, ठीक है, पहले स्थान पर था रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, दूसरे स्थान पर चंपावत, ठीक है, चंपावत हो जाएगा। और तीसरे स्थान पर कौन सा है, तीसरे स्थान पर जाएगा बागेश्वर, ठीक है, तीसरे स्थान पर बागेश्वर। और चौथे स्थान की बात करें, चौथे पर कौन था, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी। तो ये आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है। अगर क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है,
ठीक है। अब हम पढ़ के गए रुद्रप्रयाग व चंपावत, ऑप्शन हम 2 ही पढ़ के गए कि रुद्रप्रयाग में सबसे कम है, उसके बाद चंपावत में, लेकिन उस ऑप्शन में दोनों ही नहीं थे। उस ऑप्शन में दे देगा कि उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा था। तो तुक्के मारने से अच्छा है थोड़ा डीपली इसको पढ़ा जाए, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चौथा, ठीक है। नैनीताल का स्थान चौथा था, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है। तो कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है, ये हो जाएंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही, शेखर जोशी जी, ठीक है। तो शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है कोसी का घटवार, ठीक है। शेखर जोशी काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में 2022 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, हमने देखा था। और इनका जन्म होता है 1932 में, ठीक है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है, किसका, शेखर जोशी का। और कोसी की घटवार इनकी रचना है। इन्हीं की अन्य रचनाएं की अगर मैं बात करूं तो सात के लोग, ठीक है, सात के लोग इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, इनको लिख सकते हैं आप, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई है। तो ये करंट अफेयर से भी बन सकते हैं और स्टैटिक से तो बनता ही है यहाँ से क्वेश्चन। दाजू भी इन्हीं की रचना है, ठीक है, दाजू भी इन्हीं की रचना हो जाएगी, ठीक है, दाजू इन्हीं की रचना है। और कौन सी इनकी रचना, इनकी रचना हलवा, ठीक है, हलवा भी इन्हीं की रचना है। और नौरंगी बीमार है, ठीक है, नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है भी इन्हीं की रचना है, ठीक है, नौरंगी बीमार है, ये किसकी रचना हो जाएंगी, शेखर जोशी की। कहानी आती है इनकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट कहानी पूछी जाती है तो गलता लोहा इन्हीं की कहानी है, ठीक है, गलता लोहा किसकी कहानी हो जाएगी, ये हो जाएगी शेखर जोशी जी की, ठीक है। एक कौन सा शब्द चरित्र आता है इनका, ठीक है, शब्द चित्र आता है इनका, ठीक है, शब्द चित्र कौन सा है इनका, शब्द चित्र संज्ञा हो जाएगा इनका एक पेड़ की याद, ठीक है, एक पेड़ की याद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सविता कंसवाल हाल ही में निधन हुआ है, वे किस साहसिक खेल से जुड़ी थी। तो सविता कंसवाल, देखिए आपको सभी को पता है सविता कंसवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया था, ठीक है। तो ये किस खेल से जुड़ी है, ये जुड़ी है ऑप्शन ए पर्वतारोही, ठीक है। सविता कंसवाल जी काफी यंग एज में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 4 अक्टूबर को, ठीक है। 4 अक्टूबर को क्या हुआ था, द्रौपदी का डांडा, ठीक है, द्रौपदी का डांडा, ये कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तरकाशी में, ठीक है। द्रौपदी का डांडा में क्या हुआ था, एवलांच जो ब्रेक हुआ था, ठीक है, एवलांच, एवलांच हादसे में क्या होता है, इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। काफी कम उम्र में ये जो थी बहुत बड़ा नाम इन्होंने कमा लिया था, ठीक है। काफी छोटी उम्र में जो है इन्होंने पर्वतारोही में अपना बहुत एक मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन क्या था, 4 अक्टूबर को जो ये अपने एक दल के साथ 3-4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा जो शिखर है वहां उत्तरकाशी में, वहां पर जा रही थी कुछ ट्रेनियों के साथ। वहां पर क्या होता है, अचानक एवलांच गिर जाता है और इनकी क्या हो जाती है, वहां पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यानी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, एवलांच हादसे में। बात करें इनकी, इन्होंने क्या करा था, रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे कम दिन में, ठीक है, 15 दिन के अंदर ये एवरेस्ट को फतेह किया था इन्होंने, ठीक है, 15 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और कब किया था, ये किया था 12 मई 2022 में, ठीक है। 2022 में 15 दिन के अंदर इन्होंने क्या करा था, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया एमई, माउंट एवरेस्ट इन्होंने क्या करा था, फतेह किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या इनके बारे में है, इन्होंने क्या करा था, माउंट लाओत्से फतेह किया था, ठीक है, माउंट माउंट लाओत्से, ठीक है, लाओत्से, माउंट लाओत्से इन्होंने फतेह किया था। और ऐसा करने वाली राज्य की प्रथम महिला है, ठीक है, फतह करने वाली राज्य की पहली महिला, ठीक है, राज्य की यानी उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला, ठीक है, राज्य की प्रथम महिला कौन, सविता कंसवाल जी, ठीक है। तो इनके बारे में आप इतने सारे फैक्ट बता दिए हैं। इन्होंने क्या करा था, 15 दिन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर, और चढ़ी थी 12 मई 2022 को। और माउंट लाओत्से फतेह करने वाली राज्य की प्रथम महिला है। 4 अक्टूबर 2022 को उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा में एवलांच हादसे में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष, ठीक है। तो उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी हो गया आपका, आरवीएस रावत जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। सेवा से जुड़े अधिकारी रहे हैं, ठीक है। तो ये किस सेवा से जुड़े थे, ये जुड़े थे वन सेवा से, ठीक है। हरीश राव सरकार 2016 में ये क्या होते हैं, वन सेवा के, ठीक है, ये जो हमारे डीएफओ होते हैं या फिर जो वन सेवा के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ये वन सेवा, ठीक है, आईएफएस जिन्हें बोला जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आते हैं, ठीक है, आईएफएस होते हैं ये लोग। तो ये क्या थे, ये आईएफएस से जुड़े हुए थे, वन सेवा यानी इससे जुड़े हुए थे कौन, डॉक्टर आरबीएस रावत जी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद है।
और वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार, ठीक है। तो वन रिपोर्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, कहीं ना कहीं वन से रिलेटेड जो है काफी क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में कवर करने वाले हैं। देखिए होने को हो सकता है, ठीक है, अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ शुरुआती में कि हो सकता है कि 50 से 60% डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा रहा, किस्मत अच्छी रही। लेकिन अगर ना भी रही तो कम से कम 20 से 30% तो हर प्रैक्टिस सेट से आता ही आता है, चाहे हम कराएं चाहे कोई और कराए। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब यही नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। इससे क्या होता है, आपकी क्वेश्चन करने की जो आदत होती है या फिर जो आपका तरीका होता है वो बदलता है, ठीक है, इंप्रूव होता है कि किस तरीके से आपको एग्जाम प्रेशर को जो है आप टैकल करते हैं या फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब बहुत से लोग जल्दीबाजी में पढ़ा, अब काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन में क्या था कि रिपोर्ट करी हुई थी, ये क्वेश्चन गलत है, मतलब रिट डाली हुई थी यहीं पे एप्लीकेशन में कि ये क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर निम्नलिखित, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर से निम्नलिखित पूछा है ना, तो निम्नलिखित में सर्वाधिक 1% वाला जनपद है 2011, अगर वन रिपोर्ट जिसने पढ़ी होगी तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, चंपावत, ठीक है। तो वन रिपोर्ट 2011 के 2021 के अनुसार क्या था, जो सबसे ज्यादा 1% था वो कहां पर था, वो था नैनीताल में, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे था नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। नैनीताल में कितना प्रतिशत वन था, तो इसमें था 71.62% वन था, ठीक है, यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है, ठीक है, प्रतिशत। और दूसरे नंबर पर कौन सा था, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा चंपावत, ठीक है, चंपावत था, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर कौन सा था, तीसरे नंबर पर था पौड़ी, ठीक है, पौड़ी। और चौथे नंबर पर कौन सा राज्य जिला था, चौथे नंबर पर था रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। अब देखिए ऑप्शन में नैनीताल तो है नहीं, ऑप्शन में कौन था, पौड़ी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, ठीक है, तीनों ऑप्शन में है। तो सबसे, अब इनमें पूछा गया था इनमें सर्वाधिक कौन है, तो सर्वाधिक कौन हो जाएगा, चंपावत, क्योंकि दूसरे स्थान पर है, ठीक है, पौड़ी हो जाएगा तीसरे स्थान पर और रुद्रप्रयाग हो जाएगा चौथे स्थान पर, ठीक है, और नैनीताल हो जाएगा प्रथम स्थान पर, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट करना है। देखिए वन रिपोर्ट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली वीडियोस में इसके काफी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप भी वन रिपोर्ट को पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला वन संरक्षण अधिनियम कब का है, तो जो भारत का पहला वन संरक्षण अधिनियम है हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही 1980 का, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन ए 1988, ये क्या है, भारत का नवीन वन नीति, ठीक है, भारत की जो नवीन वन नीति है, ठीक है, भारत की नवीन वन नीति, नवीन वन नीति कब की है, वन नीति हो जाएगी 1988 की, भारत की नवीन वन नीति। ऑप्शन सी 1894, ये क्या था, 1894 भारत ने सबसे पहले वन नीति, ठीक है, भारत में सबसे पहले वन नीति, सबसे पहले वन नीति, ठीक है, पहले वन नीति कब हो जाएगी, 1894 में। 1987 पहली वन रिपोर्ट, ठीक है, पहली वन रिपोर्ट कब जारी हुई थी, पहली वन रिपोर्ट, ठीक है, पहली वन रिपोर्ट जारी हुई थी 1987 में, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि 2021 में कौन सी रिपोर्ट जारी हुई, तो इसको आपको हिसाब लगा लेना है, ठीक है। तो 2021 माइनस कितना कर देंगे 1987, ये कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, 5 आ जाएगा, और 11 में से 8 गया, 3 आ जाएगा, सॉरी ये तो 35 हो जाएगा ना, 35, अच्छा ठीक है, 35 को 2 से डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक 2 साल में जो होता है वन रिपोर्ट आता है, तो ये हो जाएगा 17वीं वन रिपोर्ट, ठीक है। तो इस बार क्या था 2021 में जो है 17वीं वन रिपोर्ट आई थी, ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट, ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट जो छपी थी 2021 में, हर 2 साल में इसका सर्वे होता है, और पहली बार कब रिपोर्ट जारी हुई थी, 1987 में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया, तो ये किया गया था उत्तराखंड को, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो था उत्तराखंड को मिला था। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ शुरू हुआ है, इसमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतें हिस्सा ले रही हैं, ठीक है। इसमें इस खेल महाकुंभ का समापन कब होगा, तो इसका जो समापन है वो हो चुका है, इसका समापन हुआ था ऑप्शन डी 23 जनवरी 2023 को, ठीक है, विंसर बुक का एक क्वेश्चन है, वहीं से डायरेक्ट पुट अप किया गया है। तो इसका जो खेल महाकुंभ है वो कहाँ हुए थे, हरिद्वार में हुए थे, इसका समापन कब हुआ, 23 जनवरी 2023 को, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड में निम्न में किस जिले में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में सर्वाधिक औद्यानिक क्लस्टर को बनाए जाने की बात कही है, तो किसमें की कही गई है, ये कही गई है उत्तरकाशी, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो का पार्ट 1, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसका अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कल इसका पार्ट 2 आपके लिए वीडियो जो है डाल दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड निम्न में से किस जिले में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 सर्वाधिक औद्यानिक क्लस्टर को बनाए जाने की बात कही गई है? तो लगातार हम देख रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण हो या एसडीआई इंडेक्स हो, यहाँ से जो है आयोग काफी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो विंसर बुक में थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि जहां कहीं से भी सोर्स मिलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के काफी जो अच्छे प्रश्न है उनको भी प्रैक्टिस सेट में डाला जाए। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण में सर्वाधिक औद्यानिक क्लस्टर बनाए जाने की बात कहाँ की गई है बताना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरकाशी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उत्तरकाशी। तो ये है वीडियो का पार्ट 1। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट 2 कल हम लोग अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।